संसार में हर व्यक्ति परिवार में रहता है। परिवार के बिना कोई भी नहीं रहता, और जो परिवार के बिना रहता है वो परिवार को याद करता है। वर्तमान समय में जो लोग परिवार से दूर हैं उन्हें परिवार की कीमत समझ में आ रही होगी कि परिवार क्या होता है। परिवार एक आराम का स्थान है, शांति का स्थान है। बचपन में दो चीज़ आपने स्कूल में सीखी थी। जब पीटी कराते थे तब शुरू में कराते थे सावधान विश्राम, यानी सावधान और विश्राम। एक पैर आगे किया तो सावधान हो गए, पैर बराबर कर लिए तो विश्राम हो गए। दो अवस्थाएं सिखाई गई थी कि सावधान की अवस्था और विश्राम की अवस्था। सावधान की अवस्था अटेंशन, इंसान घर से निकलता है, गाड़ी चलाता है, सावधान रहता है। किसी से बातचीत करता है, सावधान रहता है। किसी से मिलता है, सावधानी से मिलता है। किसी के सामने जाता है तो कपड़े भी बड़े सावधानी के पहनता है। कपड़े ऐसे वैसे नहीं होने चाहिए। तो बचपन में जो सिखाया था सावधान विश्राम, घर से निकलता है सावधान रहता है। कपड़े पहनेगा, बड़े क्रीज वाले कपड़े होंगे, प्रेस करे हुए कपड़े होंगे, बेल्ट लगाएगा, और ज़्यादा स्टैंडर्ड बड़ा होगा तो टाई लगाएगा। घर से निकलेगा, आईना देख के निकलेगा, बाल बना के निकलेगा, क्रीम पाउडर लगा के निकलेगा, घड़ी पहन के निकलेगा, हाथ में मोबाइल भी होना चाहिए, बूट भी होना चाहिए, बूट भी चमकता हुआ होना चाहिए। सावधान की अवस्था, कोई भी चीज़ कमी नहीं हो सकती है। कौन सी अवस्था है? सावधान। अटेंशन, बात करता है उसे ध्यान रहता है कि मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ मुंह से ना निकल जाए। एक ग्राहक भी सामने आया तो ग्राहक से बात करते हुए उसे ये पता है कि उससे क्या बात करनी है। यदि कुछ गड़बड़ बोल दूंगा ग्राहक चला जाएगा, बड़ा सावधान रहता है। नोट गिनता है, सामने वाले से नोट लिए बड़े सावधानी से गिनता है, ये कम ना हो जाए, ग्राहक चला गया लौट के थोड़ी आएगा। बड़े सावधानी से नोट गिनता है। माल देता है, बड़े गिन के देता है, जरा ज़्यादा ना चला जाए, कम चला जाए तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तौलता है, बड़ी सावधानी से तौलता है, जरा सा ज़्यादा होगा तुरंत निकालेगा, ज़्यादा नहीं देना है, कम चला जाए मगर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। यानी घर से निकलने के बाद इंसान सावधानी से ज़िंदगी जीता है। यदि वो जरा सा भी असावधान हो जाएगा, जरा सा भी लापरवाह हो जाएगा, वहीं कहीं ना कहीं या तो ठोकर खाएगा और या घाटा खाएगा। दो में से एक चीज़ तो खानी पड़ेगी। ठोकर खाएगा तो दिमाग को कष्ट, घाटा खाएगा तो भी कष्ट, दोनों तरह का कष्ट। तो इसीलिए जीवन में दो अवस्थाएं हैं, एक सावधान की अवस्था, एक विश्राम की अवस्था। जब इंसान घर से बाहर जाता है नौकरी के लिए तब भी बड़े ध्यान से जाता है, वहाँ जाके क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कल कितना काम किया था, कल कितना काम करना है, आज कितना काम करना है, बड़ा ध्यान रखता है। सावधान। कौन सी अवस्था? सावधान। रास्ते में चलते चलते मोबाइल आ गया, मोटरसाइकिल पे बैठा है, या तो निकालेगा नहीं, और निकालेगा तो एक तरफ खड़ा हो जाएगा, सावधान, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गाड़ी चला रहा है, सामने देख के चलाता है, बिल्कुल सावधान,
जरा सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। जब कहीं शादी में जाते हैं लोग तब भी बड़े सावधान रहते हैं। शादी में गए, सज संवर के गए, पहन ओढ़ के गए, जितना अच्छा पहन सकते थे उतना अच्छा पहना, जितना अच्छा सज सकते थे उतना अच्छा सजे संवरे। सावधान, कौन सी अवस्था? दिखाना है, बड़ी सावधानी है। लिपस्टिक लगा के गए, पानी भी पीते हैं तो महिलाओं को ये ध्यान रहता है कि लिपस्टिक ना खराब हो जाए, यूँ पानी पिएंगी, एक बूंद पानी उनके होंठ पे गिरना नहीं चाहिए। बड़ी सावधानी। ओहो, कितनी आदत है आपको सावधानी से रहने की। किसी से बात भी करेंगी तो बड़ी सावधानी से करेंगी। उन्हें अपने शरीर में जो पहना ओढ़ा है उसमें से क्या शो ज़्यादा करना है, क्या कम करना है, इस बात का भी बड़ा ध्यान रहता है। चैन पुरुषों की बाहर आ जाती है। सोने की चैन अंदर रहेगी तो मतलब क्या रहा, चैन भी बाहर आ जाती है। बड़ी सावधानी की अवस्था, यानी सावधान घर से बाहर निकलते ही कौन सी अवस्था होती है? सावधान की अवस्था। और घर में आने के बाद विश्राम की अवस्था। जितना पहना ओढ़ा था सब उतार के सामान्य कपड़ों में आ गए। जो चेहरे की बनावटी मुस्कान थी खत्म। अब किसी की तरफ देख के मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। जब मुस्कुराना आएगा तभी मुस्कुराएंगे। अब किसी को देख के व्यर्थ में नहीं मुस्कुराना है। बड़ा, जब शादी से लौटते हैं बड़ा रिलैक्स महसूस करते हो। हाँ, कितनी वहाँ जाके कोई काम नहीं किया, शादी में जाकर के आपने कुछ नहीं किया, केवल सजे संवरे घूमते रहे, फिर भी थक गए। कारण क्या है? यानी सावधान रहने में मन को बड़ी मेहनत लगती है, शरीर को बड़ी मेहनत लगती है, सावधानी से बोलने में दिमाग को बड़ी मेहनत लगती है। कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ गलत ना हो जाए। थके, क्यों थके? शरीर की मेहनत से नहीं थके, मानसिक रूप से थके हो। दिमाग को ज़्यादा मेहनत लगी है। बच्चों को पढ़ाई करने में इतनी मेहनत नहीं लगती है दिमाग को, जितनी मेहनत इंसान को शादी में जाने में लगती है। पढ़ाई करना सरल है, मगर शादी में जाकर वहाँ सावधान रहना बड़ा कठिन है। तो घर क्या है? एक आराम का स्थान। घर के बाहर सावधान का स्थान, घर के अंदर विश्राम का स्थान। घर आए, रिलैक्स, अब दिखावा खत्म। जैसे कपड़े पहनना है पहन रहे हैं। पुराने भी पहन लिए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा फटा भी पहन लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अकेले बनियान भी पहन ली तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाल बिखरे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कुछ भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। घर है और सब परिवार वाले एक दूसरे के हैबिचुअल हैं, एक दूसरे की आदतन है। आदत एक दूसरे को कहने की जरूरत नहीं, ये तेरे बाल कैसे हो रहे, ये तूने लिपस्टिक नहीं लगाई। अरे घर में रहकर लिपस्टिक लगाने की कहाँ जरूरत आ रही है? रिलैक्स, आराम। वहाँ कोई दिखावा नहीं है। जैसे रहना है वैसे रह रहे हैं, जो खाना है वो खा रहे हैं। यदि शादी में जाते हैं तो खाने का भी बड़ा ध्यान रहता है, कैसे खाना है ओंठ में ना टच हो जाए, खाना सीधे अंदर जाता है। हाँ, लिपस्टिक ना खराब हो जाए। इस तरह से खाने में मैं सामने वाला देख रहा है, ऐसा ना कहे तो कैसे गिद्ध की तरह खा रहा है, कितनी जल्दी जल्दी खा रहा है। बड़े आराम आराम से खाते हैं और घर में जैसा मन हो वैसा खाते हैं। वहाँ को दिखाने की जरूरत नहीं। देखने के लिए लोग हैं तो सही, परिवार है ना, लेकिन परिवार एक ऐसी चीज़ है जो आराम का स्थान है। अटेंशन नहीं है और टेंशन नहीं है। क्या? अटेंशन भी नहीं है और टेंशन भी नहीं है। नो अटेंशन नो टेंशन। घर में रहकर एक रिलैक्स महसूस करते हैं।
लेकिन घर का वातावरण ऐसा बनाएं कि रिलैक्स महसूस कर सकें। घर का वातावरण ऐसा ना बनाएं कि बाहर तो सावधान रहना ही पड़ता है, घर में भी आके सावधान रहना पड़े। घर में आकर आप रिलैक्स महसूस करें। घर में राजनीति ना घुसने दें, घर में ईगो ना घुसने दें। अच्छा तुमने ऐसा कहा था, अब जब तक मैं तुम्हें ऐसा ना कह लूँगी, मौका मिलने दो, 10 मैं भी सुनाऊंगी। तुमने सुनाई है ना, अब मैं भी सुनाऊंगी। तुमने मुझे खाने में ये नहीं दिया था ना, आने दो समय, मैं भी तुम्हें नहीं दूंगी। तुमने ऐसा कहा था ना, अब मैं भी तुम्हें ऐसा कहूँगी। घर में ऐसा वातावरण ना बनाए। यदि ऐसा वातावरण बनाया तो बाहर तो अटेंशन में रहना ही रहना है, घर में टेंशन और ज़्यादा हो जाएगी। बाहर की टेंशन तो फिर भी बर्दाश्त हो जाएगी, मगर घर की टेंशन बर्दाश्त नहीं होती है। घर वालों पे ज़्यादा गुस्सा ना करें, घर वालों को ज़्यादा परेशान ना करें, उन्हें भी आराम से रहने दें और खुद भी आराम से रहें। और बच्चों को भी बड़ों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि बच्चे बड़ों की बात का बुरा मानेंगे तो घर में टेंशन शुरू हो जाएगी। बच्चे यदि बुरा मानेंगे तो जवाब देंगे, और जवाब देंगे तो बड़ों को बुरा लगेगा, और बड़ों को बुरा लगेगा तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो तुमसे जो कहना चाहते हैं वो बात ना कह पाएं। तो घर एक सुधारालय भी है। क्या है? सुधारालय, ओरिजिनल, जहाँ ये सिखाया जाता है कि बाहर कैसे रहा जाता है, तुमने बाहर क्या गलतियाँ की हैं। जब घर में आकर एक दूसरे को बताते हैं तो माता पिता समझाते, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। और बेटे को यदि बुरा लग रहा है माता पिता की बात का, तो समझना कि अब वो घर घर नहीं रहा, वो घर केवल एक स्थान रह गया है, एक मकान रह गया है। क्योंकि घर में सदा एक दूसरे के भले की बात सोची जाती है। बाहर वाला सोचे ना सोचे ये ज़रूरी नहीं है। बाहर वाला हो सकता है आपसे मुंह से कहता हो हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, और हो सकता है उसमें तुम्हारा भला ना हो, लेकिन घर वाला जो कह रहा है वो तुम्हारे भले के लिए कह रहा है। तुमने बाहर ऐसा किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने ये चीज़ गलत बनाई है, तुम्हें ऐसे बनानी चाहिए। वो तुम्हारी झूठी तारीफ, बाहर वाले झूठी तारीफ करेंगे नहीं करेंगे? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे बुराई करेंगे, अरे उसने तो कचरा कर दिया, उसने तो बिल्कुल बेकार कर दिया, और पीछे कहेंगे और सामने अरे क्या चीज़ बनाई है तूने, क्या बढ़िया चीज़ बनाई है। ये क्या है? ये बाहर है। घर में क्या है? असलियत है। घर में क्या है? असलियत है। जो है वैसा बताएंगे। वहाँ झूठी तारीफ करने वाले नहीं है। वहाँ तो पहली बात तारीफ ही नहीं करते। ये भी दिक्कत है, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। पत्नी की परेशानी है, इतना अच्छा खाना बनाती हूँ फिर भी पति तारीफ नहीं करता। एक दिन जरा सा नमक कम हो जाए तुरंत टोक देते हैं। जब अच्छा बनाती हूँ तब नहीं कहते कि अच्छा बनाया। वहाँ ये भी दिक्कत है। तो घर में भी तारीफ करना भी ज़रूरी है। घर में भी पूर्ण रूप से ऐसे भी नहीं रह सकते कि बिल्कुल ही असावधानी से रहें। घर में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सावधानी तो ज़रूरी है। यदि घर में भी थोड़ी बहुत सावधानी ना रखी जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। जो मन में आया वो बोल दिया, चिल्ला दिया, डांट दिया। जो बात, जो काम सुई से चलता था वो कैंची से कर रहे हैं, मामला गड़बड़ होगा नहीं होगा? जो बात प्यार से समझा सकते थे उसे डांट के समझाया जा रहा है। हालांकि माँ बाप को लगता है अरे मेरा ही तो बेटा है, डांट दिया तो क्या बात है। कई बार लगता है कि नहीं लगता। और बेटा का कहता है अच्छा मेरे पापा होकर के और मुझे ही ऐसा कहते हैं, तो फिर मेरे पापा काहे के,
मुझे डांटते रहते हैं, उनके पापा देखो कुछ नहीं कहते हैं। अरे उनके पापा नहीं कहते हैं ना, वो गड़बड़ है, और तुम्हारे पापा कह रहे हैं ना, वो सही है। यानी परिवार में जब तक एक आदमी दूसरे पर थोड़ा बहुत गुस्सा कर रहा है, मतलब नॉर्मल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि एक आदमी, घर का परिवार का सदस्य तुम पर गुस्सा कर रहा है, तुम खुश रहना, नॉर्मल है। जिस दिन वो गुस्सा करना बंद कर देगा ना, समझना वो नॉर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं उसको वो बात बुरी लग गई है, अब वो चुप हो गया है। उसने सोच लिया है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठोकर खाना है तो ठोकर खाओ, जैसा करना है वैसा करो, तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। जब तक गुस्सा कर रहा है तब तक वो सही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हाँ, ज़्यादा आग तो जला देती है, और थोड़ी आग की तपन अच्छी लगती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी आग की तपन अच्छी लगती है, और ज़्यादा आग जला देती है। तो थोड़ा बहुत तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, तपन है, अच्छी लग रही है, मीठी लग रही है। लेकिन यदि ज़्यादा हो जाएगा और जल जाएगा तो फिर दवाई लगानी पड़ेगी, और नहीं लगाओगे तो फिर मामला और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो परिवार एक प्रेम का स्थान है, एक शांति का स्थान है, एक सुख का स्थान है। लेकिन अपनी बुराइयों से, अपने कलेश से अपने घर को, स्वर्ग को नरक नहीं बना देना। इतना गुस्सा मत करना कि संभाला ना जाए सामने वाले से। सामने वाले को जितना सहन हो जाए ना, उतना ही देना चाहिए, चाहे प्रेम हो और चाहे क्रोध हो। ज़्यादा प्रेम दे दोगे तो भी गड़बड़, ज़्यादा लाड़ करोगे तो भी गड़बड़, और ज़्यादा क्रोध करोगे तो भी गड़बड़। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। यदि बैलेंस में नहीं रहोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बच्चा जो मांग रहा है तुमने सब कुछ दे दिया, मामला गड़बड़ नहीं। उसे जो ठीक हो वो देना, उसके स्वास्थ्य को जो ठीक रखे वो देना। तुमने प्यार में, अरे बेटा है रो रहा है, कोई बात नहीं, दे दो दे दो, वो उसको नुकसान कर रहा है, फिर भी तुमने दे दिया है, मतलब तुम उसके हितकर नहीं हो, तुमने उसका भला नहीं सोचा है। उसका भला सोचते तो देने वाला। रो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रोएगा, थोड़ा गला खुल जाएगा, थोड़ी गले की नसें मजबूत हो जाएंगी। बचपन में क्यों रोता है बच्चा? रोने से बच्चे के गला मजबूत होता है, उसकी नसें मजबूत होती हैं। मतलब एक एक चीज़ जो शरीर की एक एक क्रियाएं और जीवन की एक एक जो क्रियाएं बनाई हैं, बड़ी वैज्ञानिक है। यदि बचपन में बच्चा रो रहा है और उसे रोते हुए थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, वो ज़्यादा रो रहा, तुमको नहीं रोने दो, नहीं। उसको दर्द हो रहा है, तुमको नहीं कोई बात नहीं, उसका तो गला मजबूत हो रहा है, नहीं। उसको यदि लगातार कोई दर्द हो रहा है, उसका दर्द दूर करो, उसका दुख दूर करो। लेकिन बच्चा गलत चीज़ मांग रहा है और फिर भी तुम उसे दे रहे हो कि वो रोए ना, तो फिर मामला गड़बड़ है। तो घर वाले जो हैं, इंसान के एक दूसरे के हित चाहते हैं। भाई बहन का हित चाहता है, बहन भाई का हित चाहती है, समझाती है, बोलती है, बताती है। लेकिन वर्तमान में कोई किसी की सुनने तैयार नहीं है। पति पत्नी की सुनने तैयार नहीं, और पत्नी पत्नी की सुनने तैयार नहीं। इसीलिए मामला गड़बड़ हो रहा है। और बेचारे भगवान जो है ना, बेचारे तो नहीं, भगवान जो है ना, सबकी सुनते हैं। जो आता है वही सुना के चला जाता है, शांति से सुन लेते, मुस्कुराते रहते। जो सबकी सुनता है वो कौन है? भगवान है। और तुम भी सुनना शुरू कर दो तो क्या होगा? भगवान बनने का मार्ग शुरू कर लिया तुमने कहा समता से सुन लिया, ठीक है, मुस्कुराकर सुन लिया, ठीक है, उनने शिकायत करी, ठीक है, उनने कुछ कहा, ठीक है। ये समता का मार्ग है। और समता का मार्ग कहाँ जाता है? मोक्ष की मंजिल में पहुँचता है। तो घर में रहकर भी थोड़ी बहुत समता धारण
करनी चाहिए। जिसके पास समता है, सहनशीलता है, उसका परिवार लंबे समय तक एक साथ रहता है। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है, उसका परिवार थोड़े में ही टूट जाता है, या तो खत्म हो जाता है और या टूट जाता है, बिखर जाता है। तो बिखरने के बाद फिर क्या होगा? जितना यहाँ सुन रही थी ना, उससे ज़्यादा कहीं और जाएगी ना, ज़्यादा सुनना पड़ेगा, उससे ज़्यादा सुनना पड़ेगा। एक बार की बात है कि एक दीदी थी, तो वो किसी दूसरे संघ में गई। उनसे पूछा, आप कहाँ रहती हो? उन्होंने बड़ी स्टाइल में जवाब दिया, मैं किसी एक संघ में नहीं रहती हूँ, मैं तो घूमती रहती हूँ, मेरा एक जगह मन नहीं लगता है, मैं तो घूमती रहती हूँ। जिसने सुना, जिससे कह रही थी, उन्होंने सुना, वो धीरे से मेरे कान में कहता है, पटती नहीं होगी किसी से, पढ़ती नहीं होगी। मतलब दो मित्र को यदि सारी जिंदगी साथ निभाना है तो उसके लिए भी सहनशीलता चाहिए। यदि एक परिवार में देवरानी जेठानी 25 साल 40 साल से साथ रह रही हैं, मतलब दोनों सहनशील हैं। दो भाई साथ रह रहे हैं, इसका मतलब दोनों सहनशील है, क्योंकि भगवान तो है नहीं, है तो वो इंसान, और गुस्सा तो कभी ना कभी आता ही होगा। लेकिन दोनों को पता है कि जब इसको आता है तो ये चुप हो जाता है, और इसको आता है तो ये चुप हो जाता है। दोनों शांति धारण करते हैं। दोनों को पता है आज इसको आया है, कल मुझे भी तो आएगा। एक पानी हो, एक आग हुआ तो एक पानी हो गया। बस इसी तरह से जिंदगी की गाड़ी अच्छे से निकल जाती है। और यदि एक ने गुस्सा किया और दूसरे भी साथ साथ गुस्सा कर दिया तो मामला फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर तो कोई किसी की सुनने वाला, तू एक कह मैं 4 कहूँगा, तू 4 कह मैं 8 कहूँगा। और बस फिर दोनों कहते कहते बातों से हाथों पे आ जाते हैं, और हाथों से लातों पे आ जाते हैं। और फिर जहाँ लात पड़ने लगे वहाँ कोई रहने वाला है नहीं है। तो सहनशीलता, परिवार एक प्रेम, सुख, शांति का स्थान कब बनेगा? जब सहनशीलता होगी। जब 4 बात तुम हमारी सुनो और हम तुम्हारी सुने, तो पता चलता है जब तुम्हारी हम सुनते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है, तो जब तुम हमारी सुनोगी तो तुम्हें भी बुरा लगता होगा। जब ऐसा महसूस एक दोनों को होता है तो दोनों फिर बड़े समता से रहती हैं, शांति से रहती हैं। और जहाँ 2 साथ में रहते हैं वहाँ सहयोग भी तो मिलता है। अब परिवार एकल परिवार है, कहीं घूमने जाना है, ताला लगा के कैसे जाएं? 2 भाई हैं, अलग अलग रहते हैं, घूमने कैसे जाएं? साथ में रहते हैं, एक दुकान पर बैठा है, एक घूमने चला गया। एक ने दुकान देख ली और दूसरा घूमने चला गया, बड़े निश्चिंतता। और यदि 2 भाई नहीं होंगे, दुकान बंद होगी तो भागम भाग मचाओगे, जल्दी चल दुकान बंद पड़ी है, जल्दी चल दुकान बंद पड़ी है, बस बहुत कर लिए दर्शन, जल्दी निकल यहाँ से। शांति से घूमने में भी मन लगने वाला नहीं है। जहाँ 5 उंगली एक साथ मिलती हैं वहाँ संगठन होता है और वहाँ शक्ति होती है। और जहाँ 5 उंगलियाँ अलग अलग हो जाएंगी वहाँ पर शक्ति खत्म हो जाएगी। तो परिवार सुख और शांति का स्थान है। किसी ने पूछा कि परिवार क्या है, परिवार में महत्वपूर्ण क्या है? बोले प्रेम, सुख और शांति। बोले बहुत बढ़िया। वो व्यक्ति अपने घर गया तो पत्नी ने बड़े मुस्कुरा के दरवाज़ा खोला, मुस्कुरा के स्वागत किया, प्रेम। बच्चे आए, पापा पापा करके लिपट गए, सुख। और जहाँ प्रेम और सुख होगा वहाँ शांति तो अपने आप आ जाएगी। अब वही व्यक्ति यदि घर जाए और पत्नी बड़े गुस्से में दरवाज़ा खोले और बड़े चिल्ला के बात करे तो प्रेम गया। और जैसे ही अंदर गया तो बच्चे गुस्सा करने लगे हैं, चिड़चिड़ाने लगे। पापा को देख के, तुमसे ये कहा था लाने को, तुमने ये नहीं लाए, तुम अच्छे पापा नहीं हो, तुम ये नहीं देते हो, तुम वो नहीं देते हो। तो लो, सुख भी गया, प्रेम भी गया, तो शांति भी चली गई। और जहाँ शांति नहीं है वहाँ जीने का मन नहीं करता। संसार में आत्महत्या
शरीर के दुख में कोई भी नहीं करता। आज तक जितनी आत्महत्याएं हुई हैं वो मानसिक दुख की वजह से हुई हैं। शारीरिक कष्ट तो सहन हो जाता है मगर मानसिक कष्ट सहन नहीं होता है। तो इसीलिए आत्महत्या कहता अब जीने से कोई फायदा नहीं है, इतना दुख। अब वही व्यक्ति यदि अध्यात्म में आ जाए, अब आ जाओ विश्राम की अवस्था। मैंने कहा कि परिवार एक विश्राम की अवस्था है, एक आराम की अवस्था है, एक रिलैक्स की अवस्था है। अभी 3 महीने भी आप घर में रहे, शुरू में तो आकुलता हुई होगी। शुरुआत में तो दुकान जाने का मन कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। शुरू में जब तक वो जो आदत पड़ी थी ना, वो आदत जब तक नहीं छूटी तब तक घर में बड़ी बेचैनी लग रही थी। अब घर में रहने की आदत पड़ गई, अब घर में आराम मिल रहा है, बस आनंद है। अब तो अब दुकान जाएंगे तो बड़ी मेहनत लगेगी, हैं? अभी लगेगा घर जाएं सोएं, घर में जाके आराम करें। बड़ा आराम किया आपने घर में, आपने महसूस नहीं किया होगा, बहुत आराम मिला। बस टेंशन ये रहती है पेट की, अब पैसा ख़त्म हो गया, कमाने के लिए भी जाना है, ये टेंशन जरूर रहती होगी। वहाँ की घर में आराम बहुत है। तो अब घर के आराम के साथ कहीं और विश्राम नहीं मिलता क्या? विश्राम की अवस्था घर के अलावा कहीं और नहीं। चलिए, बाहर आप शांति से नहीं रह पाते, पूरे सावधानी में रहते हैं। घर भी, परिवार भी एक ऐसा स्थान है कि वहाँ बोलने में भी सोचना पड़ता है, वहाँ हर काम करने में ये टॉवल ऐसा क्यों कर दिया, ये यहाँ क्यों रख दिया, ये ऐसा क्यों खा रहे हो, ये ऐसे सारे दिन पीछे पड़ने वाले हैं तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे घर में भी तुम्हें शांति से नहीं रहने मिलता। तो क्या विश्राम के अवस्थाएं और नहीं है? कहीं और जाके शांति नहीं मिल सकती है? तीसरी अवस्था है ध्यान की, पूर्ण विश्राम, जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं है, मैं अकेला हूँ। संपूर्ण विश्राम। घर में सुख शांति मिले ना मिले, लेकिन ध्यान में सुख और शांति दोनों मिलेंगी, ये गारंटी है। घर का सुख भी पराधीन है, बाहर का सुख भी पराधीन है, लेकिन ध्यान का सुख स्वाधीन है। उसमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाना चाहिए तो पत्नी की ज़रूरत है, होटल की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। अच्छे कपड़े चाहिए तो उसमें पैसे की ज़रूरत है, बाज़ार की ज़रूरत है। और अच्छे कपड़े पहन भी लिए और कोई देखने वाला ना हो तो भी बेकार है। अच्छे कपड़े पहने तो सामने देखने वाला भी चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है पहनने का। अब 3 महीने तो हो सकता है आपने अपने घर में अच्छे कपड़े पहने ही ना हो, 2 महीने से घर में बैठे हैं तो अच्छे कपड़े पहने ही ना हो, देखने वाला चाहिए सामने वाला। तो बाहर का सुख पराधीन है, लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, पर की ज़रूरत है ही नहीं। ना अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है, ना अच्छे खाने की ज़रूरत है, ना सजने संवरने की ज़रूरत है, ना बच्चों की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो एक मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ और अकेला जाऊँगा। आया कहाँ से हूँ? जरा विचार करो, जरा चिंतन करो। अकेला आया हूँ, कहाँ से आया हूँ? अब खोजो, खोज शुरू करो। खोज पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए। खोज पूर्ण दृष्टि है तो सही, मगर पड़ोसी के लिए। कौन आया उनके यहाँ? अच्छा, लड़की को देखने वाले आए लगता है। हाँ, अच्छा, लड़के को देखने वाले आए लगता है, अच्छा ये तो उनके जोधपुर वाले मेहमान हैं। अरे अच्छा, ये दिल्ली वाले हैं। बड़ी खोजपूर्ण दृष्टि है। पड़ोसी के यहाँ क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है। अच्छा, 2 बजे गया है, अच्छा दुकान ही गया होगा, अच्छा मिलने गया होगा किसी से। सामने वाले पूरी खोजपूर्ण दृष्टि पड़ोसी में लगा रखी है। जो दृष्टि पड़ोसी में लगा रखी है वो आत्मा में लगा लो। मैं अकेला आया हूँ, कहाँ से आया हूँ? इस जन्म के पहले मैं कहाँ था? पता नहीं, कहीं तो था ना। हाँ था। उसके पहले कहाँ था? कहीं तो था ना। था। पढ़ो शास्त्रों को, खोजो शास्त्रों को, मैं कहाँ था। शास्त्र में क्या है? मेरी कहानी है। शास्त्र में क्या है? मेरी कहानी है, आत्मा की कहानी है, जीव की कहानी है।
यदि जी अपनी कहानी पढ़नी है तो शास्त्रों को पढ़ो। खोज पूर्ण दृष्टि जिसकी होगी और जो आत्मा को जानना चाहेगा उसका शास्त्र पढ़ने में मन लगेगा। कर्म क्या होते हैं, आत्मा क्या होती है, शुद्ध आत्मा क्या होती है, बहिरात्मा क्या होती है, अंतरात्मा क्या होती है, मैं ऐसा काम करूँगा तो क्या होगा, मैं धर्म करूँगा तो क्या होगा, मैं आलू खाऊंगा तो क्या होगा, मैं बाजार का खाऊंगा तो क्या होगा, मैं शुद्ध खाऊंगा तो क्या होगा, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा तो क्या होगा, मैं बुरी दृष्टि डालूंगा तो क्या होगा, मैं बुरा बोलूंगा तो क्या होगा, मैं बुरा सुनूंगा तो क्या। खोज पूर्ण दृष्टि। जब ऐसी दृष्टि आएगी, शास्त्रों को पढ़ोगे तो अपनी कहानी पढ़ करके अपनी मंजिल को याद करोगे। ये मेरी मंजिल नहीं है, जिस मकान में रह रहा हूँ ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल तो मोक्ष है, अनंत काल से भटक रहा हूँ। ऐसी खोज पूर्ण दृष्टि लेकर के और फिर जीवन जियो, फिर ध्यान में बैठो, देखो कितना आनंद आता है। और यदि खोज पूर्ण दृष्टि से आत्मा की कुछ बातें भी आपको पता चल गई तो समझना ये शरीर, ये मनुष्य पर्याय पाना सार्थक हो गया। वरना जैसे एक चिड़िया अपना जन्म लिया, जीवन पूरा किया, मर गई। कुत्ते ने जन्म लिया, जीवन पूरा किया, मर गई। हैं, खाया पिया तो सबको ही करते हैं, चारों गति के जीव खा पी रहे हैं। इसी तरह से एक मनुष्य ने भी यही काम किया और आत्मा को नहीं जाना तो उसका ये भाव पाना और नहीं पाना बराबर है। तो इसीलिए अपने जीवन में, परिवार में जब सुख और शांति रहेगी तो आपको अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, लेकिन आत्मा में शांति आएगी तो आत्मा को अच्छा लगता है। और आत्मा को जो अच्छा लगे वो काम भी जरूर करना चाहिए। तो जीवन में ध्यान भी जरूर करना चाहिए। और ध्यान क्या करना है, ध्यान में अपनी आत्मा की खोज करो बैठ करके। भगवान महावीर ने जो किया था वही तुम करो। जो भगवान महावीर को मिला है वो तुम्हें मिलेगा। चलो तो चाहिए सही उस रास्ते पर। तो उस रास्ते पर बच्चों में बस्ते का, नाश्ते में खस्ते का और चलने में महावीर के रास्ते का, चिड़िया में चोंच का, इंसान की पहुँच का और करने में आत्मा की खोज का, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का।